को सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, देश का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई भारत के लिए रणनीतिक मौका है? क्या भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्या बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद के कंट्रोल को ठुकरा दिया? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे विवादित आर्मी चीफ बन गए हैं और अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है पाकिस्तान? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी अपनी ही फौज बन गई है, जो चीजों को बेतरतीब तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही? सवाल नंबर 5, क्या सेना की राजनीतिक दखल अंदाजी पाकिस्तान को अस्थिर कर रही है? और इसी पर निशाना फजलुर रहमान ने साधा है। लेकिन दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार फजलुर रहमान की बात, उनके नैरेटिव और उनके बयानों को डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा और कैसे उन्होंने आसिम मुनीर साहब को राजनीति का कहरा पढ़ाया और कह दिया कि राजनीति करनी है साहब तो वर्दी उतारिए, ये बिल्ले कंधों पर लगा के, छाती पर मेटल लगा के आप राजनीति मत करिए। जी हां, फजलुर रहमान ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर है। अगर राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर चुनावी मैदान में उतर जाइए, सेना की वर्दी में राजनीति मत करिए। हमला नंबर 2, सेना का काम देश की रक्षा करना है, राजनीति नहीं। ये बात फजलुर रहमान ने की है, नसीहत दी है और उनको आईना दिखाया है सच का। हमला नंबर 3 जो फजलुर रहमान ने अपने बयान में कहा, एक सार्वजनिक संबोधन में, बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार की पकड़ खत्म हो चुकी है। हमला नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। फजलुर रहमान ने 2 टूक कह दिया पाकिस्तान सरकार को कि किस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सुरक्षा व्यवस्था विफल साबित रही है। ये बात फजलुर रहमान ने अपने संबोधन में, अपनी ताकीद में कहा और मुनीर साहब को उन्होंने एक नंबर का बेकार तानाशाह बता दिया। और हमला नंबर 5, आतंकवाद रोकना सेना की जिम्मेदारी है, जनता की नहीं, क्योंकि मुनीर साहब ने जनता से हथियार उठाने की बात कही। हमला नंबर 6, नागरिकों से हथियार उठाने की अपील करना गलत है। यह बात फजलुर रहमान ने कही कि आप जनता से कह रहे हैं कि वो हथियार उठा ले, तो साहब आप क्या कर रहे हैं? हमला नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। अगर सेना हर काम करेगी तो सरकार की जरूरत क्या है? फिर सरकार क्या करेगी अगर सेना को सब कुछ करना होगा? सेना सुरक्षा भी करेगी, राजनीति भी करेगी, सियासी बयानबाजी भी करेगी। हमला नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। देश में कानून का राज कमजोर पड़ गया है, यह आईना दिखाया जा रहा है उसी आतंकवादी के जरिए जिसको पाकिस्तान आज तक पालता पोसता रहा है। हमला नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। सरकार और सेना दोनों सुरक्षा देने में नाकाम साबित रहे हैं, उनके निशाने पर सरकार भी है और सेना भी। और हमला नंबर 10 जो उन्होंने अपने बयान के जरिए किया है आसिम मुनीर पर, संविधान के दायरे में रहकर काम करें मुनीर और संविधान के हिसाब से सेना को चलना चाहिए, संविधान सेना के हिसाब से नहीं चलेगा। हमला नंबर 11 जो उन्होंने अपने बयान में दिया, उन्होंने कहा बलूचिस्तान के हालात पर सेना विफल रही है, वहां पर हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि मुनीर साहब की सेना ना तो बलूचिस्तान को कंट्रोल कर पाई, ना बीएलए विद्रोहियों को। और हमला नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर जो आखिरी बात उन्होंने कही कि पाक सेना की नीतियां ठीक नहीं, उन नीतियों को भी ठीक करने की जरूरत है। दर्शकों, फजलुर रहमान के हमले, उनके बयानों के मायने मतलब क्या है, ये अगले 1 घंटे लगातार मैं इसका विश्लेषण करूंगा आपके साथ। खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये फजलुर रहमान है कौन जिनसे सेना भी डरती है और सरकार भी जिसके बारे में बात करने से गुरेज खाती है? जरा उनकी डिटेल आपको बता दूं कि फजलुर रहमान है कौन और कितना उनका सिक्का चलता है। डिटेल नंबर 1, 1953 में डेरा इस्माइल खान यानी खैबर पख्तूनख्वा जो अब का है, वहां पर जन्म हुआ था फजलुर रहमान का। डिटेल नंबर 2, पाक की धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के मुखिया चीफ है। जी हां, और हर नैरेटिव में आपको दिखाई देंगे ये सरकार। डिटेल नंबर 3, 1988 से कई बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे हैं ये। जी हां, ये शख्स मेंबर भी रहा है। डिटेल नंबर 4, 2004 से 2007 के दौरान पाकिस्तान की संसद में विपक्ष का नेता भी रहा है, यानी ये बहुत गंभीर पदों पर रहा है। 2022 में इमरान को हटाने वाले गठबंधन के प्रमुख चेहरों में भी फजलुर रहमान शामिल था। जरा समझिए कि कितनी पैठ, कितना इंपैक्ट, कितनी धाक, कितना रसूख है पाकिस्तान की सियासत में इस मौलाना का, जिससे सेना भी डरती है और सरकार भी गुरेज खाती है बयान देने से। लेकिन दर्शकों, फजलुर सेना के नैरेटिव को कैसे खतरा है, फजलुर से सेना का जो नैरेटिव है उसे कितना खतरा है और पाकिस्तान में फजलुर की कितनी पकड़ है, कितनी धमक है, कितना इंपैक्ट है, वो बता रहा हूं आपके स्क्रीन पर। इंपैक्ट नंबर 1, धार्मिक नेटवर्क पर बहुत मजबूत पकड़ है फजलुर रहमान की। सियासी पार्टियों के साथ साथ धार्मिक
जो कट्टरपंथी है वहां पर उनमें भी गहरी पैठ है फजलुर रहमान, इसलिए सेना थोड़ा हिचकिचाती है। इंपैक्ट नंबर 2, गठबंधन की राजनीति में ये किंग मेकर कहे जाते हैं और वहां पर बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि जब सरकारें बनी तो इन्होंने मदद की है सरकारों की। इंपैक्ट नंबर 3, पश्तून बेल्ट में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा और जो पश्तून इलाके हैं वहां पर बहुत इंपैक्टफुल इनका है, दबदबा है वहां पर, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां इनसे सीधा पंगा नहीं लेती है। इंपैक्ट नंबर 4, सेना भी इनके बयानों को, इनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाती है और इसीलिए इन्होंने धड़ल्ले से डंके की चोट पर आसिम मुनीर को आईना दिखा दिया कि साहब बिल्ला चिपकाकर टीन टांग कर कंधे पर सियासत मत करिए। जी हां, पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान गया, ये फजलुर रहमान क्यों कर रहे हैं, उनके बयान के मायने और मतलब क्या है, अब आपको वो भी बता देता हूं दर्शकों। फजलुर रहमान ने क्या बोला? जी हां, बयान नंबर 1, पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ खो चुका है। पाकिस्तान दावा करता है कि बलूच उसकी कंट्रोल में है, बलूची विद्रोहियों को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में साहब ऐसा है नहीं। बयान नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार की रिट यानी सरकार का कंट्रोल नहीं है, सरकार का दखल नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। बयान नंबर 3, जहां सरकार का नियंत्रण नहीं है वहां केवल दावे करने से हालात नहीं बदल सकते। जी हां, उन्होंने ये बात कही है, दावा करने से कुछ नहीं होगा। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बलूचिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, अब उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहा। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बलूचिस्तान में शांति और कानून जो व्यवस्था है बहाल करना राज्य की जिम्मेदारी है, सेना की जिम्मेदारी है, लेकिन वो हो नहीं पाया। जी हां, और इसीलिए बलूचिस्तान अब लगभग पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। दर्शकों, बयान नंबर 6, सिर्फ भाषणों से नहीं जमीनी की सेना को उन्होंने सच का आईना दिखाया है। बयान नंबर 7, बलूचिस्तान के हालात पर सरकार और सेना को आत्ममंथन करना चाहिए। जरा देखिए, जिस सरकार सेना ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के खिलाफ अब वो अपनी फन को खड़ा कर कर काटने को आतुर है। पाकिस्तान के 100 टुकड़े होंगे, किन किन मोर्चों पर पाकिस्तान जूझ रहा है, जरा दर्शकों वो भी मैं आपको बता दूं। इतना आसान नहीं हो जाता है पाकिस्तान होना, इतना आसान नहीं है पाकिस्तान बन जाना। कैसे? फ्रंट 1, बलूचिस्तान से भी लगातार जंग में मुफ्तला है पाकिस्तान। बलूची विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना को, उनके जो चौकियां हैं वहां पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स की भी मौत हुई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी एक मोर्चा ले रखा है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहां पर उनके बीच जंग चल रही है और वहां पर भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है दर्शकों। जी हां, फ्रंट नंबर 3, अफगानिस्तान सीमा पर अब वहां पर जो रौकस है, जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हां, वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा है। फ्रंट नंबर 5, जहां पर फ्रंट नंबर 4, राजनीतिक संकट, पॉलिटिकल जो क्राइसिस वहां पर है वो भी साफ साफ देखने के लिए मिल रही है और उसको भी पाकिस्तान सेना और सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फ्रंट नंबर 6, जिस पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है, चीन और पाकिस्तान के बीच CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। बलूचिस्तान में वो करने के चक्कर में बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान ने अपने खोए हैं। फ्रंटियर नंबर 7, जहां पर पाकिस्तान जूझ रहा है दर्शकों, वो है भारत के साथ तनाव। POK में भी जो चल रहा है वो आपको पता ही है और LOC पर भी भारत के साथ कुछ खास बेहतर रिश्तों में मुफ्तला शामिल नहीं है, इसलिए वहां भी दिक्कत हो रही है दर्शकों। और फ्रंट नंबर 8 क्या है? साइबर सुरक्षा। जी हां, साइबर सुरक्षा क्या है उस पर भी मसला है। साइबर सुरक्षा में भी बहुत सारी दिक्कतें पाकिस्तान को आ रही हैं, उस मोर्चे पर भी पाकिस्तान लड़ा। दर्शकों, इससे पहले कि हम डिबेट का रुख करें, एक बार फिर से मैं आपको सुनवा दूं कि फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा है आसिम मुनीर को लेकर। सुनिए, फिर फटाफट हम डिबेट का रुख करेंगे। हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने